हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अध्याय 5 हमारा आज स्टार्ट होगा। चैप्टर 5 तो इसका नाम है बच्चों सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं? नई चीज, एक संख्या, एक प्रकार की संख्या, वो है सम्मिश्र संख्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो बच्चों सम्मिश्र संख्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, संख्याएं हमने बहुत सारी पढ़ी पहले। ठीक है, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अब लेकिन सम्मिश्र संख्या कभी हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो एक नई चीज है ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस सम्मिश्र संख्या पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो तुम्हें सम्मिश्र संख्या पढ़ने के लिए जो पता होनी चाहिए संख्या, वो है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को मैं अगर बोलूँ तो मैं पहले नॉर्मली बता चुका हूँ तुम्हें वास्तविक संख्याएं किसे बोलते हैं, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को भी क्या बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है बच्चों? आर से बोलते हैं ना, उसे रियल नंबर होता है ना, रियल मतलब वास्तविक, तो आर से हम उसे डिनोट करते हैं। और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? मैंने बोला था ना, वास्तविक को लगभग वो बच्चों सारी संख्याएं आ जाती है, मतलब चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे वो पूर्णांक हो। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की संख्याएं, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, सब क्या आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। क्यों आती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं? क्योंकि वास्तविक संख्याओं की जो डेफिनेशन होती है, वे संख्याएं जिनका वर्ग सदैव क्या होता है? धनात्मक या शून्य होता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है, और नॉर्मली तुमने क्या पढ़ा? तुमने यही तो पढ़ा कि वर्ग करके हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है ना, यह शून्य आ सकता है। ठीक है ना, शून्य, जीरो का वर्ग करोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी जो नॉर्मली और जो संख्याएं हैं, ठीक है ना, शून्य के अलावा और जो संख्या है उनका वर्ग करके तो पॉजिटिव ही आता है। मतलब तुम 2 का वर्ग करो, कितना आएगा बच्चों? 4, धन में। लेकिन -3 का वर्ग करो तो भी कितना आएगा? धन में ही आएगा। तो इसका मतलब कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। तुमने अभी तक जो भी पढ़ी ना, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्याओं का वर्ग करके भी तो प्लस ही आता है, तो वो भी वास्तविक संख्या है। पूर्ण संख्याएं हैं, उनका वर्ग करके भी क्या आता है? प्लस ही आता है, तो वो भी वास्तविक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं का वर्ग करके भी धन आता है, वो भी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना, और ऐसे ही परिमेय का हो या अपरिमेय, ठीक है ना, परिमेय जैसे इस तरीके की 2/5, इसका भी वर्ग करो तो धन में ही तो आ रहा है। ठीक है ना, ये अपरिमेय है, मान लो ये वाली, ये अपरिमेय है ना। ठीक है ना, इसका वर्ग करो तो भी धन में ही तो आ रहा है। ठीक है, मतलब तुम किसी भी संख्या का वर्ग करो और वो धनात्मक हो या शून्य, शून्य तो शून्य का वर्ग करके आता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि जो तुमने अभी तक पढ़ी थी वो सारी संख्याएं क्या थी? वास्तविक की थी। तो इसका मतलब वास्तविक के अलावा कोई और संख्याएं होती हैं बच्चों? होती हैं एक और, लेकिन जो सामान्य नॉर्मल हम लाइफ में जो यूज करते हैं वो वास्तविक संख्याएं ही यूज होती हैं। ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा भी जो संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के अलावा भी जो संख्याएं होती है तो उनको बच्चों बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। मतलब वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है ना, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती है। वह वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी, इसका मतलब वो वास्तविक संख्या वाली कंडीशन को पूरी नहीं कर रही होंगी। वास्तविक संख्या वाली क्या कंडीशन होती है? वास्तविक संख्या वाली कंडीशन होती है कि जिसका वर्ग करके सदैव धनात्मक आता है या शून्य आता है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव आता है उसका वर्ग करके। तो अगर हम देखेंगे तो क्या ऐसी संख्याएं हो सकती हैं? तो बच्चों काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कल्पना में काल्पनिक संख्याएं, वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है, मतलब वर्ग करके अगर नेगेटिव में आ जाए तो उसे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों कौन सी संख्याएं होंगी वो? काल्पनिक संख्याएं। तो ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये इस प्रकार की संख्याएं देखो, वर्गमूल -5, ठीक है ना, वर्गमूल -7। ये बात तो हमने पहले ही पढ़ी थी। हमने फलन वाले में भी हमने पढ़ा था कि वर्गमूल के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाता है? ये संख्या क्या हो जाती है? वास्तविक नहीं रह पाती है। फिर वास्तविक वर्गमूल के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये तुमने जब द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण में भी, ठीक है, तो तुमने जो द्विघात समीकरण का जो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना, -b + -√b² - 4ac, उसमें विविध कर पढ़ा था ना, b² - 4ac। तो वहां पे भी तुम पढ़ते थे कि वो जो वर्गमूल के अंदर वाला है वो लेस देन अगर 0, मतलब वो अगर नेगेटिव में होता है तो फिर इसका कोई भी हल नहीं होता। तो वो इसीलिए तुम पढ़ते थे, क्योंकि इसका मतलब तब भी हल नहीं, बल्कि ये बोलेंगे कोई वास्तविक हल नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। तो हम वास्तविक संख्याओं की बात अभी तक किया करते थे हमेशा। ठीक है ना, तो कभी भी हमें अगर वर्गमूल के अंदर नेगेटिव आता तो हम बोलते थे इसका कोई वास्तविक हल नहीं आ रहा, तो इस वाले को छोड़ने पर।
ठीक है ना, तो हम उसको लेते ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है ना, किसको, काल्पनिक संख्याओं को पढ़ेंगे जिनका वर्ग करके नेगेटिव आता है। तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं, ये वर्गमूल -5, इसका वर्ग करोगे, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, कितना आएगा इसका आंसर -5, वर्गमूल -7, इसका वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल गया, कितना आया -7। तो इनका वर्ग करके नेगेटिव में आ रहा है ना, तो ये संख्याएं कैसी होती हैं बच्चों, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो अब हम इनके बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज है, वर्गमूल -1, ठीक है, ये भी क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। तो बच्चों वर्गमूल -1 को आई से डिनोट करते हैं, जिसको कि हम पढ़ते हैं आयोटा, ठीक है ना। ये आई है, लिख रहे आई है, ठीक है ना, लेकिन ये जो हम इसको डिनोट करते हैं, जो पढ़ा जाता है बच्चों में, आई बराबर वर्गमूल -1, ये है आयोटा है, ठीक है। मैं हो सकता है अब आगे आई भी पढ़ सकता हूँ इसे, ठीक है ना, इन शॉर्ट में बोलने के लिए जरूरी नहीं मैं इसे आयोटा ही बोलता रहूंगा, लेकिन तुमने समझ जाना है कि ये क्या है। इस चैप्टर में जो भी हम आई का यूज कर रहे हैं वो क्या है बच्चों, आयोटा ये है, ठीक है ना। आई इक्वल टू क्या है, ये आयोटा है, ठीक है। तो अब हमने समझ लिए वास्तविक संख्या हम पहले से ही जानते थे, जिनका वर्ग करके पॉजिटिव आता है, 0 आता है, और जो भी संख्या हमने पढ़ी थी वो सब वास्तविक थी। तो मैंने एक नई चीज बताई तुम्हें, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना, काल्पनिक संख्या जिनका वर्ग करके नेगेटिव में आता है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज है, इस वाले को भी ध्यान में रखना, और इसके बारे में और डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। एक तो आई की वैल्यू तुम्हें ध्यान रखना कि वर्गमूल के अंदर अगर -1 हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वर्गमूल के अंदर -1 हो, इसको क्या बोलते हैं, आई। अब दरअसल हम करने क्या जा रहे हैं आगे, इनको भी हम आई के रूप में ही लिखेंगे बच्चों, जैसे वर्गमूल -5 है, वर्गमूल -7 है, इनको भी हम क्या लिखेंगे, आई के रूप में हम लिखेंगे आगे। तो वो मैं आगे तुम्हें जब आएगा तो समझाऊंगा, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है खाली। तो बच्चों आपके आगे जो भी काल्पनिक संख्या है, ठीक है ना, आई करके उसमें आएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम पढ़ के चैप्टर क्या चीज है ये, ठीक है ना, चैप्टर क्या है ये, ठीक है। ये तो बता दिया हमने, आई का मान वर्गमूल -1 होता है, ठीक है। लेकिन चैप्टर क्या है, चैप्टर है सम्मिश्र संख्या। चैप्टर का नाम क्या है, सम्मिश्र संख्या है ना, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या को लेकिन समझने के लिए बच्चों क्या था, पहले वास्तविक के साथ साथ काल्पनिक संख्याओं को भी समझना जरूरी था, तो ही हम समझ पाते कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, ठीक है। तो अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जो संख्या एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या के संयोजन से बनी हो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जो संख्या एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या के संयोजन, मतलब दोनों को मिला के जो बनी हो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसीलिए मैंने वास्तविक भी बताई और काल्पनिक भी बताई, ठीक है ना। तो और अर्थात तो किस रूप में होनी चाहिए बच्चों, a धन IB। अब इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो जो ये पहला वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग तो जो है वो है वास्तविक भाग है। कौन सा भाग है, वास्तविक। और जो ये दूसरा वाला पोर्शन है, ये कौन सा वाला है, ये है काल्पनिक, ठीक है ना, ये काल्पनिक है ना, ये वास्तविक है और ये क्या है, काल्पनिक। तो अगर कोई भी इस रूप में हो, कैसे, a + IB, मतलब a का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, a का मान 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, -7 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, ठीक है ना। अब b का मान भी बच्चों क्या हो सकता है, b का मान भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है। अब बात करें कि जब ये a भी वास्तविक है, b भी वास्तविक है, तो काल्पनिक कहाँ से आया, काल्पनिक बच्चों I की वजह से आ रहा है। इसकी गुणा किसके साथ हो रखी है, I के साथ, और I की वैल्यू मैंने बताई थी ना, वर्गमूल -1 होती है, जो कि एक काल्पनिक संख्या है। तो इसका मतलब है ये क्या है, वास्तविक धन और ये काल्पनिक हो गया ना, ये है वास्तविक। तो सम्मिश्र संख्या मिश्र संख्या हो गई, मिला के संख्या। तो एक संख्या जो वास्तविक संख्या और धन जो क्या है, काल्पनिक संख्या, मतलब वास्तविक और काल्पनिक को मिला के बनाया जो, ठीक है ना। तो a + IB के रूप में होगा जो, ठीक है, इस संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से सुनो, a सम्मिश्र संख्या z का वास्तविक भाग, एक का नहीं, एक को, ठीक है ना, a को सम्मिश्र संख्या z का वास्तविक भाग कहते हैं, a को जो पहले, मतलब जो बिना i के है बच्चों, ठीक है ना, उसको तो बोलते हैं सम्मिश्र संख्या z का वास्तविक भाग कहते हैं। और जो b है, जो किसके साथ गुणा हो रखा है, i के साथ गुणा हो रखा है b, ठीक है ना, इसे z का कौन सा भाग कहते हैं, काल्पनिक भाग कहते हैं, ठीक है। तो फिर से ध्यान से समझ लो, किसे, जो बिना i के है, ठीक है ना, उसको तो बोलते हैं सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और जिसकी गुणा i के साथ हो रखी है उसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। i वाला काल्पनिक, बिना i वाला वास्तविक, ठीक है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मान लो z = 5 + I6 ऐसे लिखा है, I × 6, तो वास्तविक भाग कौन सा हो जाएगा बच्चों, 5, और काल्पनिक भाग कौन सा हो जाएगा, 6, ठीक है ना। है तो 6 भी एक वास्तविक संख्या तो है, यहाँ पे हम भाग की बात कर रहे हैं कि इसके अगर पार्ट करें तो कौन सा वाला पार्ट वास्तविक है, कौन सा वाला पार्ट काल्पनिक है। तो
तो इसकी 6 काल्पनिक भाग अभी इसलिए है क्योंकि उसकी गुणा आई के साथ हो रखी है, इसलिए काल्पनिक भाग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को मतलब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि 6 तो वास्तविक संख्या, बिल्कुल वास्तविक संख्या ही है। अभी ना अभी वास्तविक संख्या की बात हो रही है ना काल्पनिक संख्या की बात हो रही है। अभी संख्या की बात तो हमने करी नहीं, हमने तो भाग की बात करी, इसका पार्ट करें। ठीक है, तो उसमें इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वास्तविक भाग, और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, जो आई से मल्टीप्लाई होता है उसे बोलते हैं काल्पनिक भाग कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम कुछ नई चीज पढ़ने जा रहे हैं आगे। ठीक है ना, कि दो सम्मिश्र संख्याएं कब समान होती हैं। ठीक है, अब ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों अगर मान लो दो सम्मिश्र संख्याएं, बहुत आसान चीज है जो मैं अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो दो सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है, समान होती हैं। ये दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं, Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 दे रखा, और Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 समान होंगी। कब समान होंगी, यदि उनके क्या हो, वास्तविक भाग समान हो और काल्पनिक भाग भी क्या हो, समान हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर तब होंगी जब वास्तविक वाला वास्तविक के बराबर होना चाहिए, काल्पनिक वाला काल्पनिक के बराबर होना चाहिए, A1 बराबर होना चाहिए A2 के, मतलब ये पहला वाला, और जो I के साथ गुणा वाला है वो बराबर होना चाहिए। सिंपल है, दोनों काल्पनिक संख्या, दोनों की दोनों सम्मिश्र संख्याएं कैसे होंगी, समान होंगी। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा किसको सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना, जो A धन IB के रूप में लिखी जा सके, ऐसी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है ना, तो बच्चों अब ये, और दूसरा मैंने उसके बाद बताया था कि दो सम्मिश्र संख्याएं कब समान होंगी। ठीक है, उनका जब वास्तविक भाग वास्तविक भाग के बराबर होगा और जो काल्पनिक भाग काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो मैं उस चीज से रिलेटेड एक उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, उदाहरण एक, वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है बच्चों, देखो ध्यान से, यदि लिखा है 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू माइनस 6। ठीक है, तो जहां x तथा y वास्तविक संख्या है तब x और y ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, बराबर ना, और ये देखो यहाँ पे क्या है, a, एक तरीके से ये 4x को तुम a मान लो, प्लस i इंटू इसको मान लो b, ये भी देखो a धन IB, ये तो a प्लस IB के रूप में लिखिए ना। इसका मतलब इधर वाली भी सम्मिश्र संख्या और इधर वाली भी क्या, कौन सी संख्या है, सम्मिश्र संख्या। तो अभी अभी मैंने क्या रूल बताया था तुम्हें। ठीक है, जो रूल बताया था वो क्या बताया था, मैंने बताया था दो सम्मिश्र संख्याएं कैसे होती हैं, समान होती हैं। कब समान होती हैं दो सम्मिश्र संख्याएं, दो सम्मिश्र संख्याएं समान होती हैं जब उनके वास्तविक भाग के बराबर होते हैं और काल्पनिक भाग के बराबर होते हैं। तो यही वाला रूल बच्चों अगर हम लगा देंगे तो हम x और y के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो गिवन है। ठीक है, अतः क्या हो जाएंगे, जो संगत वास्तविक तथा काल्पनिक भाग कैसे होंगे, समान होंगे। वास्तविक और काल्पनिक भाग समान से मतलब है इधर का वास्तविक भाग उधर के वास्तविक भाग के बराबर होगा और उधर का काल्पनिक भाग उधर के काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो यहाँ का वास्तविक भाग कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, बिना आई वाला 4x है ना, और इधर का कितना है 3 है, तो 4x इसके बराबर हो जाएगा 3 के तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। ठीक है, नेक्स्ट है काल्पनिक भाग भी समान करेंगे। काल्पनिक का मतलब जो आई के साथ गुणा में होता है, तो आई के साथ गुणा में कितना है 3x माइनस वाई। ठीक है, और इधर की साइड आई के साथ गुणा में कितना है -6। ठीक है, तो हम इसको बराबर रख लेंगे, लेकिन यहाँ पे बराबर रखने से क्या y की वैल्यू मिल जा रही है, एकदम से नहीं मिल रही है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ से -y उधर चला गया, प्लस y हो गया, -6 इधर चला गया, तो 3x प्लस 6, तो y बराबर 3x प्लस 6 हो गया। तो मुझे यहाँ x की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी y की वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं x की वैल्यू भी रख देता हूँ बच्चों। तो x की वैल्यू रख दी मैंने 3/4 यहाँ पे रखी। ठीक है, तो 9/4 हो गया ये, और इसको कैलकुलेशन करेंगे 6 को 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ से y की वैल्यू इजीली बच्चों आ गई। तो हमने देखा इस तरीके से हम आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम फिलहाल हम आज इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट ही करेंगे, मतलब हमने आज मेनली समझा कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है। ठीक है, तो इसका बीजगणित जो आगे योग और गुणा भाग इससे संबंधित कई सारे नियम है बच्चों, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अभी मैं केवल थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ कि अगर दो सम्मिश्र संख्याएं मान लो उनको जोड़ेंगे, ठीक है ना, दो सम्मिश्र संख्याएं उनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, हालांकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बाद में भी करेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसलिए बता देता हूँ। यदि Z1 बराबर मान लो एक सम्मिश्र संख्या A धन IB दी है, दूसरी सम्मिश्र संख्या C प्लस ID दे रखी है, तो दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो इनका जो योग होता है बच्चों बहुत ही आसान है। क्या करते हैं, इसमें जो रूल लगता है वो रूल होता है कि जो
वास्तविक भाग है उसमें वास्तविक भाग को जोड़ देते हैं। बहुत सिंपल है, वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को जोड़ देते हैं, तो a प्लस सी हो गया। और प्लस हम क्या करते हैं i इंटू, और क्या करते हैं जो काल्पनिक भाग है उसमें काल्पनिक भाग को जोड़ते हैं। काल्पनिक भाग यहाँ b है और यहाँ पे d है, तो i इंटू बी प्लस डी। वास्तविक प्लस वास्तविक प्लस i इंटू काल्पनिक प्लस काल्पनिक, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दो समित संख्याओं को अगर जोड़ना हो तो बच्चों कैसे करेंगे कि उसके वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को जोड़ देंगे और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग को जोड़ देंगे। इसके कुछ गुणधर्म भी होते हैं, लेकिन वो मैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में उसको हम समझेंगे एक साथ। हम गुणा के भी, योग के भी जो गुणधर्म है, गुणा के भी गुणधर्म है, वो सब एक साथ समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी बातें। और बच्चों जब मैंने तुम्हें योग बता ही दिया तो मैं साथ साथ में तुम्हें अंतर भी बता देता हूँ। अंतर के कोई ज़्यादा गुणधर्म, अंतर के गुणधर्म नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, गुणधर्म योग के और गुणा के पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब अंतर कैसे होगा, ये तो है एक वास्तविक संख्या, सॉरी एक सम्मिश्र संख्या और एक Z2 एक दूसरी सम्मिश्र संख्या, तो घटाना है, तो घटाने का भी बच्चों सेम वही रूल है। क्या करेंगे, वास्तविक वाले भाग में से वास्तविक भाग को घटा देंगे। a में से किसको घटा दिया, c को, तो a माइनस सी हो गया, ठीक है। और ऐसे ही क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम i, और क्या करेंगे काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो b में से किसे घटा देंगे, d को, जैसे कि हमने पिछले वाले में किया था। जब जोड़ना था तब मैं a में c को जोड़ दिया था, प्लस कर दिया था, यहाँ पे भी प्लस कर दिया था। लेकिन अब क्या करना है, लेकिन ध्यान रखना घटाएंगे तो यहाँ पे तो माइनस ही रहने देना, ठीक है ना। बस हमने क्या किया, b में से d को घटा दिया है, प्लस i इंटू, और इस b में से d को घटा दिया। तो इस तरीके से हमने इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है इसका। तो अभी तुम्हें फिलहाल कुछ क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल से है नहीं एक्सरसाइज में भी करने लायक तुम्हारे, तो अभी तुम्हें केवल इसको समझना है और नेक्स्ट हम आगे फिर इसके गुणधर्म पढ़ेंगे।